चलिए भाई, आ जाइए। तो एक बार मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। आई एम योगेंद्र सिंह यादव, इन शॉर्ट YSY के नाम से जाना जाता हूँ। ठीक है। अगर मैं बात करूँ अपने टीचिंग एक्सपीरियंस की, तो 11 प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस है। लगभग 11 साल पढ़ाते हुए हो गए हैं, नीट के अंदर ही पढ़ा रहा हूँ। अगर बात करना चाहें टॉप रैंक्स की, तो ऑल इंडिया रैंक 1 जो है नीट यूजी 2022 तनिष्का यादव। ठीक है। उस बैच में मैंने पढ़ाया था। ये बात बहुत जरूरी होती है, बच्चों के दिमाग में बहुत गलत फहमी होती है कि इसने रैंक 1 निकाल दी, जैसे आजकल बोलते हैं मैंने रैंक 1 निकाल दी। बहुत गलत है, क्योंकि आप भी जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस बार कितने क्वेश्चंस आए हैं? 18। तो मेरा उतना सा ही रोल है, 18 क्वेश्चन जितना ही। रैंक 1 के लिए आपको जानते हैं बहुत सारे टीचर्स का एफर्ट्स लगता है। सो मैं केवल इतना बताना चाहता हूं कि मेरे एंड पर कोई गलती नहीं हुई। ठीक है, मेरे सारे क्वेश्चन उस बच्चे के सही थे। उसके अलावा अगर अपन बात करना चाहें ऑल इंडिया रैंक 5, ऑल इंडिया रैंक 6, ऑल इंडिया रैंक 9। क्लियर। और आपको बता दूं, आपके लिए अब मजेदार रहेगा, पहले ये थोड़ी सी लेस इफेक्टिव थी। ये तीनों के तीनों रैंक एम्स में, एम्स की रैंक से तीनों के। ये जो रैंक है ये नीट की बच्ची थी। ये जो रैंक है एम्स, हर्ष अग्रवाल। क्लियर। अरुणांशु भट्टाचार्य, सोमल अग्रवाल। तो ये वो रैंक्स हैं जो एम्स में है, ये वो रैंक है वो नीट है। फायदा क्या है? क्योंकि नीट ने अब करवट बदल ली है, अब जानते हैं। बिल्कुल एम्स जैसा पैटर्न पर आ गया है। फिजिक्स की बात करना चाहें तो बिल्कुल एम्स ही जैसा हो गया है। ठीक है। इस लेवल पर पेपर पहले भी पूछे जाते रहते हैं। हम एम्स में अगर अपन बात करें, बढ़िया लेवल पर क्वेश्चंस आते थे एम्स में, और जेई एडवांस में कोई खास फर्क नहीं छोड़ता वो। कई बार तो जेई एडवांस से बेहतरीन क्वेश्चंस उसने केमिस्ट्री के अंदर एम्स में पूछे, और उससे भी जबरदस्त बात उसकी होती थी, कभी आंसर नहीं देता था। तो एक ही क्वेश्चन को 5 साल रिपीट करे ना, तो भी जिसको सही आता उसी का आंसर सही होगा, या जिसने बस मान लिया ये आंसर है उसको सुलटाता रहे। ठीक है। ये हो गया हमारे सामने। अगर अपन बात करें अन अकेडमी में आने के बाद, तो अन अकेडमी के लास्ट ईयर के हमारे 2 स्टूडेंट्स थे जिनके 710 थे। क्या थे? 710। क्लियर। उसमें से अच्छी बात यह है कि जिन बच्चों के 710 थे उनके केमिस्ट्री में 180 थी। केमिस्ट्री में 180 थी। इसका मतलब फिर यहां पर वही बात है कि मेरे पार्ट पर कोई क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। और जिनको उन्होंने आईओसी या ओसी पढ़ाई, मतलब पीसी पढ़ाई, उनके पार्ट पर भी कोई गलत। और एग्जैक्टली वही टीम आपको इस बैच में मिल रही है। सेम वही पैनल आपको यहां पर देखने को मिलेगा, चाहे वो पीसी हो चाहे वो आईओसी। ठीक है। नो डाउट आप जानते हैं 2024 का जो रिजल्ट था वो मार्क्स से ही बताया जा सकता, रैंक तो बहुत पीछे चली गई थी। उसको भरपाई किया है इस बार नीट ने। तो ये हमारे सामने बात हो गई। दूसरी जो बच्चे के दिमाग में बहुत ही अब नीट 2025 के बाद आ रही है कि किस लेवल पर पढ़ाओ, कैसे पढ़ाओ, क्या आपके पढ़ाने के बाद हमारे क्वेश्चंस बन पाए। तो मैं आपको एक बात एकदम 101% क्लियर कर दूं, अगर आप मेरे लास्ट ईयर की लेक्चर भी देखेंगे तो भी क्वेश्चंस बनेंगे 2026 में। क्योंकि 2016 के बाद या जब से पढ़ाना शुरू किया मैंने लेवल नहीं गिराया, कभी नहीं गिराया, क्योंकि एग्जामिनर मुझसे पूछकर तो पेपर सेट नहीं करेगा। इतना कॉमन सेंस मेरे पास है, मैं बेवकूफ नहीं बनाता हूं। और इतनी कॉमन सेंस आपके पास भी होनी चाहिए कि मास्टर केवल पढ़ा रहा है, एनटीएस से पूछेगा नहीं कि देख कोई क्वेश्चन तेरे नोट से बाहर तो नहीं चला गया है। नहीं पूछने वाला मुझसे। हाँ, जितना हम कर सकते हैं, एनसीईआरटी जितना लिखती है उससे 2-4 बातें ज्यादा ही सीखेंगे, डेप्थ में सीखेंगे, अच्छे लेवल की क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। यूट्यूब के ऊपर अभी भी मेरे लास्ट ईयर के कुछ पढ़े हुए वीडियो सॉल्यूशन, जैसे एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, मैंने सॉल्व किया। उन क्वेश्चंस का एक बार लेवल देखिए,
और नीट में आए हुए क्वेश्चंस का लेवल देखिए, जो बातें मैंने क्लास में बोली वो लैंग्वेज देखिए, और नीट में पूछे गए क्वेश्चंस की लैंग्वेज देखिए, लैंग्वेज तक मैच हुई है, तो अपन कहीं पर कोई कमी छोड़ने वाले नहीं। दूसरी बात, जब भी हम सब्जेक्ट डील करेंगे हमेशा बेसिक से। अब आपके दिमाग में आ गया कि हाई फाई पढ़ा, बढ़िया पढ़ा, अच्छे लेवल पर पढ़ा, देखिए समझ में आ गया, क्वेश्चन इजी है, नहीं समझ में आया तो मुश्किल है, सीधी सी बात। तो बात समझने की है, बेसिक्स पर हमारा सबसे ज्यादा काम होना चाहिए। अगर हमने बेसिक्स ठीक से सीख लिए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसानी से चलेगी सीखने के बाद। दूसरी पॉइंट अगर अपन बात करना चाहें, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज लाना चाहते हो तो 20% थ्योरी, 80% क्वेश्चन प्रैक्टिस, यू हैव टू डू इट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के सुलटने का सबसे ज्यादा कारण यही है कि उन्होंने केवल 20% पार्ट कवर किया है। इस सर के वीडियो लेक्चर देख लिए, उसके देख लिए, पांच पांच टीचर्स के वीडियो लेक्चर देख लिए, उनको लगता कहीं ना कहीं से तो मैच करेगा, मैच कर भी जाएगा, लेकिन आपका नहीं बनेगा। वो आपको पेपर में आने के बाद ही पता चलेगा कि अच्छा सर ने पढ़ा रखा था। सो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ चलना है, एक ही टीचर को फॉलो करना है, किसी को जो आपका मन करे उसको फॉलो करो, पर उसको 100% फॉलो करते हुए इस वाले पार्ट पर सबसे ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अपने पार्ट को ऐसे डिवाइड कीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चा इसको थ्योरेटिकल मान बैठता है, बस नोटबुक पढ़ता रह जाता है, नहीं बनेंगे क्वेश्चंस अगर केवल नोटबुक पढ़ रहे हो तो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको डील करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, जो भी पढ़ाया जाए उसको 1 2 3 के कॉन्सेप्ट से हम आगे लेकर बढ़ेंगे। ये आप हर सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। जिस दिन पढ़ाया जाता है सभी को समझ में आता है, क्लियर, लेकिन एग्जाम वाले दिन याद किसी किसी को ही आता है। तो जो आपने पढ़ा है उसको प्रॉपर रिवाइज भी करना पड़ेगा। तो जो आज पढ़ा है उसको आज भी पढ़ना है, कल भी पढ़ना है और परसों भी पढ़ना है। इंश्योर करना है कि जो समझ में आ गया है वो याद भी हो जाए। अल्टीमेटली चीज याद होनी चाहिए। अल्टीमेटली जिस दिन पढ़ाया जाता है 99.9% बच्चों को समझ में आ जाती है वो बात, लेकिन 10 दिन बाद 10% बच्चे उसको रिकॉल कर पाते हैं। सो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। तो बहुत प्रॉपरली चीजों को आपको रिवाइज करना है, इन दो बातों का विशेष ध्यान रखना है। क्लियर? अब हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक। आप ये कह सकते हो उसका ऑर्गेनिक से कोई लेना देना नहीं है, वो इनऑर्गेनिक हो सकता है, वो फिजिकल की बातें भी हो सकती हैं, लेकिन इतने बेसिक कॉन्सेप्ट एटलीस्ट हमें आने चाहिए। तो आप हेडिंग लगा सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। और बेसिक कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहले हमारे सामने रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। हालांकि केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ाया जाएगा, ये दोनों टॉपिक एकदम अलग अलग है, ठीक है। पर यहां पर हम केवल उतनी बात करेंगे जो हमारे काम की है, जो कि जब हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो बीच बीच में आते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं कि सर आप तो ये मान के चलो हमको कुछ आता ही नहीं, तो मैं वही मान के चल रहा हूं बाय डिफॉल्ट, ठीक है। आइए, सबसे पहले अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने एटम है हाइड्रोजन, इस प्रकार से 9th-10th में बताई जाने वाली बात है। किसी भी एटम को जब आप ऐसे लिखते हो, मान लीजिए एक एटम है ए, जब आपने उसको ऐसे लिखा एक्स एंड वाई, तो आप बताइए इसमें एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर। सही बात है कि नहीं है? तो ये हमें बताता है एटॉमिक नंबर, यानी कि अगर अपन बात करना चाहें, ये आपको एक प्रकार से बता देता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और किसके बारे में बता देता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स का तो हमें कुछ लेना देना नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स का हमें लेना देना है, क्योंकि हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। ओवरऑल किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। ओवरऑल एटम क्या होता है? न्यूट्रल, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक एटम के अंदर क्या होते हैं, इक्वल। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, प्रोटॉन्स पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, तो ओवरऑल एटम क्या हो गया, न्यूट्रल। क्लियर, चलिए, तो ये हमारे सामने है, तो ये हाइड्रोजन है। क्लियर, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शायद आप जानते होंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, 1s, उसके बाद कौन आता है, 2s, उसके बाद कौन आता है, 2p, बस मेरा काम चल जाए। 1s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं मैक्सिमम, 2। बताइए फिर से, 2s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2। p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 6। बस इतना आपको मालूम होना चाहिए। तो ये अपने सामने रहेगा, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा सेकेंड पीरियड तक डील करेंगे, बाकी आईओसी में आपको बताया जाएगा। तो 1s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2s में भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। आइए, अगर हम बात करना चाहें हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, क्या लिखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बताइए इसके 1s के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, तो इसके 1s में 1 इलेक्ट्रॉन है। हर एटम की टेंडेंसी होती है कि वो ऑक्टेट कंप्लीट करे। कोई भी एटम बॉन्ड क्यों बनाना चाहता है, क्योंकि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहता है। वो चाहता है कि उसके वैलेंस सेल जो है वो फुलफिल हो जाए। क्या हो जाए, वैलेंस सेल फुलफिल। तो बताइए अगर अपन बात करना चाहें हाइड्रोजन के केस में, केवल और केवल आपको क्या देखने को मिलेगा, 1s, 2s और 2p हाइड्रोजन में होते ही नहीं है। तो ये चाहता है कि इसका ये वैलेंस सेल है फुलफिल हो जाए। आप बताइए इसके पास राइट नाउ कितना इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में, 1, और s में होते कितने टोटल, 2। तो इसको अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है कि नहीं है। तो अगर अपन बात करना चाहें हाइड्रोजन, तो मैं हाइड्रोजन को ऐसे लिखूंगा, इसके वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। तो किसी दूसरे एटम के साथ ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और अपने डुप्लेट को कंप्लीट करेगा, ऑक्टेट को नहीं, डुप्लेट। मान लीजिए दूसरा एटम हाइड्रोजन ही है, तो उसके वैलेंस सेल में भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। तो ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना लेते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज बॉन्ड फॉर्मेशन, कोवेलेंट बॉन्ड जिसे आप कहते हैं। अब इससे क्या हुआ, दोनों का पर्पस जो है वो फुलफिल हुआ है। समझिए ध्यान से, अगर मैंने ऐसे लिखा है, तो अगर मैं पूछूं अब इसमें हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, देन यू विल से 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन भी और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी ये अपने वैलेंस सेल में काउंट करेगा, यानी कि अब इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 2। इसी प्रकार से अगर इसके बारे में बात करना चाहें, तो इसके भी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, 2। तो बताइए दोनों हाइड्रोजन्स का पर्पस फुलफिल हो गया है कि नहीं हो गया है, दोनों ने अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया है। तो जब भी कोई एटम, मान लीजिए एक एटम ए है, एटम बी के साथ बॉन्ड बनाता है, क्लियर, तो आप हमेशा ध्यान सुनिए, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ए भी अपने वैलेंस सेट में काउंट करेगा और बी भी अपने वैलेंस सेल में काउंट करेगा, इस प्रकार से। यानी कि एक बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स आप वहां पर मानकर चल सकते हैं। इससे हमें एक बात और पता चला कि हाइड्रोजन जो आपका है, हाइड्रोजन जो आपका है वो कितने बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड। तो पूरी केमिस्ट्री के अंदर हाइड्रोजन आपको एक बॉन्ड बनाता हुआ दिखाई देगा। एक बॉन्ड बनाते ही उसका डुप्लेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। क्या ये पॉइंट आप सभी को क्लियर हो गया है। चलिए, अगर हम बात कर रहे हैं, देखिए H प्लस की, ध्यान से सुनिएगा, H प्लस की, तो H प्लस को ही हम क्या बोल देते हैं, बताइए, प्रोटॉन। क्या बोल देते हैं, प्रोटॉन। क्योंकि आप देखिए हाइड्रोजन में एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, और एक ही क्या होता है, प्रोटॉन। सही बात है कि नहीं है। तो प्लस का मतलब किसी से इलेक्ट्रॉन निकल जाना। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, एक एटम एक्स है और आपने उसमें से क्या निकाल दिया है, एक इलेक्ट्रॉन, तो वो किस में चला जाएगा, एक्स प्लस में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, एक्स प्लस में चला जाएगा। तो जब भी आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में H प्लस रहे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्रोटॉन। क्या बोलेंगे, प्रोटॉन। यानी कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन भी खो दिया है। तो अब इसको इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट, सॉरी डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 2, क्योंकि अब इसके पास एक भी नहीं है। तो ये जब भी किसी के साथ जाएगा तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने लगेगा। ठीक है, अगर आपका हाइड्रोजन एटम है तो उसको केवल एक इलेक्ट्रॉन की ही जरूरत पड़ेगी। अभी तक में हमें केवल क्या सीखना है कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा, सीधी सी बात है। उसके वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, कोई एक और दे देगा तो उसका डुप्लेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। आइए नेक्स्ट जो एटम हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे कार्बन। ये हमारे सामने है कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12। क्लियर, अगर मैं इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, क्या लिखूं, ग्राउंड स्टेट,
ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? तो बताइए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। आइए सबसे पहले कौन आएगा? 1s, उसके बाद कौन आएगा? 2s, उसके बाद कौन आएगा? 2p। टोटल इलेक्ट्रॉन है 6। बताइए 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। बताइए 2s में भी कितने आ सकते हैं? 2। तो कितने हो गए हमारे सामने? 4। सही बात है कि नहीं? बचे कितने हैं? 2। तो 2p में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2। तो ये जो आपका बाहर वाला है, ये वाला, इसे हम कहते हैं क्या? वैलेंस सेल। क्या कहते हैं? वैलेंस सेल। और यही वाले जो आपके सामने हैं, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। बाहर जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपकी इनर सेल कहलाती है। कैसे पहचानोगे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। वो भी नहीं पता है तो डरने की जरूरत नहीं है। जो ये वाले नंबर लिखे होते हैं ना, जो ये मैक्सिमम होता है, ये क्या होती है? वैलेंस सेल। मतलब ये तो नंबर 1 है और ये क्या है? 2। तो 2 वाले वैलेंस सेल होंगे। अगर 3 आ जाता तो फिर 2 का कोई रोल नहीं रह जाता। तो ये आपके वैलेंस सेल है। बताइए कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। सही बात है कि नहीं है? तो कार्बन के वैलेंस सेल में है 4 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? और उसको और कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 4। क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसके वैलेंस सेल में जितने भी हैं वो कंप्लीट हो जाए। क्लियर? तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। राइट नाउ इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। आइए मैं बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से बात करता हूं। एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये। पता है कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। इसको और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4, ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ठीक है? तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, जो कि बहुत मुश्किल होता है, या फिर अपने ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से शेयर कर ले। जैसे मान लीजिए बाजू में कौन आ गया है? हाइड्रोजन। ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए बाजू में कौन आ गया है? हाइड्रोजन। मान लीजिए बाजू में कौन आ गया है? हाइड्रोजन। मान लीजिए बाजू में कौन आ गया है? हाइड्रोजन। अब कार्बन ने क्या किया? ध्यान से सुनिएगा। ये चारों इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार के इन 4 हाइड्रोजन्स के साथ क्या कर लिए हैं? शेयर कर। अब कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? ये आपके सामने लिखा हुआ है CH4। कि CH4 में बताओ कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो ये हो गए देखो 2, 2 4, 2 6, 2 8। कितने हो गए हैं? 8। अब हाइड्रोजन पर देखो, हाइड्रोजन का पर्पस भी फुलफिल हो रहा है। हाइड्रोजन की अगर अपन बात करना चाहें तो वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। हाइड्रोजन को वैलेंस सेल में करने ही कितने थे? 2। तो ये जो आपकी हैं ये कहलाती हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। क्लियर? अगर हम बात करें कि कार्बन और हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो ये आप लोगों के सामने क्या बन गया है? बॉन्ड। यहां पर भी अगर अपन बात करना चाहें, क्या बन गया है? बॉन्ड। यहां पर भी बॉन्ड और यहां पर भी बॉन्ड। ये हमारे सामने। अब मैं आपसे पूछना चाहूं कि बताइए कार्बन के वैलेंस सेल में यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है? तो इधर गौर से देखो, ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। इसका मतलब ये बॉन्ड जो है, एक बॉन्ड का मतलब इस वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। इधर देखिए ये कितने हो गए? 2 और 2 4। तो एक और बॉन्ड का मतलब 4। इधर देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, कितने हो गए? 6। तो एक और बॉन्ड का मतलब 6। एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस सेल में आप काउंट करके चलो। यहां पर भी अगर अपन बात करना चाहें 6 और 2 8। तो इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब भी कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमें पता होना चाहिए। 4 बॉन्ड बोला है मैंने, फिर वो चारों बॉन्ड सिग्मा हो, पाई हो, कोई लेना देना। टोटल 4 बॉन्ड अगर बने हैं कार्बन के, तो उसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। आप बोलोगे सर इतना बेसिक क्यों बता रहे हो? क्योंकि बेटा जब मैं जीओसी में जाऊंगा ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा किस एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है और किसका इनकम्प्लीट है। पता ही नहीं चलेगा। हालांकि आप आईओसी बेहतरीन लेवल पर पढ़ चुके होंगे, उसके बावजूद भी नहीं पता चलता कि किसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और किसका ऑक्टेट नहीं हुआ है कंप्लीट। यू गॉट दैट पॉइंट? तो कार्बन के वैलेंस सेल में 4 बॉन्ड बनते ही मतलब ऑक्टेट कंप्लीट। 2 एटम्स के बीच में बनने वाला पहला बॉन्ड बताओ? सिग्मा। जब भी 2 एटम्स के बीच में पहला बॉन्ड बनेगा, कौन सा बॉन्ड रहेगा? सिग्मा, अकॉर्डिंग टू VBT। ठीक है? आइए अब मैंने बोला है कि टोटल कितने बॉन्ड बनने चाहिए? 4। आइए मान लीजिए मैं आप लोगों के सामने एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ये स्ट्रक्चर मैंने बनाई है। आपको बताना है इस कार्बन के वैलेंस सेल में राइट नाउ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? एक बॉन्ड। 2 एटम्स के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा। यहां पर भी देखो कार्बन हाइड्रोजन में पहला बॉन्ड सिग्मा। अब यहां पर कार्बन ने कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 2। तो इन दोनों में से एक तो क्या है? सिग्मा।
और बाकी का कौन सा है, पाई। आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कौन सा सिग्मा और कौन सा पाई। एक सिग्मा है, क्लियर है, और बाकी के सारे क्या होंगे, पाई। ठीक है, तो अगर मैं इस कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स गिनूं तो बताओ कितने बॉन्ड बना लिए इसने, 1 2 3 4। 4 बॉन्ड का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स। और आप जानते हैं जैसे ही कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो फिर कोई इलेक्ट्रॉन बचता ही नहीं है, क्योंकि चारों इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्ड फॉर्मेशन में इस्तेमाल में ले लिए। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन बात करना चाहें, ये हमारे सामने दिया गया है और मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, इस कार्बन के बारे में। तो देखिए अगर मैं इस कार्बन के बारे में बात करना चाहूं तो यहां पर कार्बन हाइड्रोजन में ये पहला बॉन्ड बना है, कौन सा, सिग्मा। दो एटम्स के बीच में बनने वाला पहला बॉन्ड सिग्मा अकॉर्डिंग टू वीबीटी। अब देखो यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड बने हुए हैं, 3। तो पहला बॉन्ड तो क्या होगा, सिग्मा, एक ही सिग्मा होगा। अब बाकी के जितने भी बॉन्ड होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, पाई। तो कितने पाई हो गए हैं, 2 पाई। हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो सिग्मा है या पाई, टोटल कितने होने चाहिए, 4। सिग्मा पाई मिलाकर अगर टोटल 4 है, इसका मतलब कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो बताइए कार्बन ने टोटल कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 4। एक हाइड्रोजन के साथ, 3 कार्बन के साथ। तो 4 बॉन्ड का मतलब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8। 8 इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब ऑक्टेट कंप्लीट के इनकंप्लीट। तो यहां पर हमारे सामने रहेगा कंप्लीट ऑक्टेट। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? यहां पर भी हमारे सामने रहेगा कंप्लीट ऑक्टेट। तो हर एटम चाहता है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए एक्सेप्ट हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के केस में ऑक्टेट नहीं, डुप्लेट, मतलब वैलेंस शेल को कंप्लीट करने की कोशिश करता है। तो इस वाले एग्जांपल से हमने क्या सीखा है कि कार्बन के जब भी 4 बॉन्ड बन जाएंगे तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। क्या वो चारों सिग्मा होने चाहिए, कुछ भी हो, क्या वो चारों पाई होने चाहिए, कुछ भी हो, सिग्मा प्लस पाई मिलाकर टोटल कितने होने चाहिए, तो ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट। क्या ये पॉइंट आपको समझ में है? और 4 बॉन्ड बनाने के बाद क्या कार्बन के वैलेंस शेल में कोई इलेक्ट्रॉन बचेगा, बताइए, नो, कोई इलेक्ट्रॉन बचने वाला नहीं है, क्योंकि ये भी बॉन्ड फॉर्मेशन में गया, ये भी बॉन्ड फॉर्मेशन में गया, ये भी बॉन्ड बनाने में गया और ये भी बॉन्ड बनाने में। 4 बॉन्ड बनते ही कार्बन पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। यू गॉट दैट पॉइंट? चलिए तो जल्दी से इसको भी सुलटाएंगे और इसको भी सुलटाएंगे। ये इनडायरेक्ट चीजें हैं, कोई प्रॉपर टॉपिक नहीं है, सो दैट आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिकॉल कर लें। आपको सीक्वेंस में आईओसी में बताई जाएंगी बातें। आप ड्रॉपर हैं तो आपने चीजों को पढ़ा जरूर है, बस थोड़ा सा रिकॉल करवा दिया जाए तो अच्छा रहेगा। सुलटा दिया सभी ने, आगे बढ़ सकते हैं। जब भी प्रोटॉन बोला जाए मतलब H प्लस, आगे बढ़ सकता हूं। स्पीड को मेंटेन करेंगे, ध्यान रखिए। आप ड्रॉपर एटलीस्ट आपको पता है कि स्पीड का बहुत ज्यादा रोल है एग्जाम के अंदर, वरना घर आने के बाद क्वेश्चंस बनाओगे जिनका कोई मतलब नहीं है। पहली बार में थोड़ा सिंपैथी मिल जाएगा घर वालों से कि देखो मैंने घर आके सोल्व कर दिया, तो घर वाले बोलेंगे अरे वाह हमें तो पता, आप तो हमारे बच्चे हो, बहुत इंटेलिजेंट हो। फिर दूसरी बार यही काम करोगे आप कि देखो घर आके तो मैंने सारे बना दी, फिर नहीं सुनेंगे घर वाले कि ये तो पिछली बार भी बोला था। कोई भी बात अच्छी एक बार में ही लगती है, उसी को बार बार सुनाओगे तो कोई मतलब नहीं है।
सुलटा दिया है। चलिए आइए नेक्स्ट कुछ अच्छी बातें सीखते हैं। मान लीजिए कोई एटम है, कोई एटम ए है, अगर उस पर नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ है, इसका मतलब तुम क्या समझते हो? किसी एटम पर नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ है, तुम क्या समझते हो? यस, इट हैज एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, दैट्स इट। क्लियर? क्या हम नेगेटिव का मतलब लोन पेयर समझेंगे? कभी भी नहीं। बहुत सारे बच्चे समझ लेते हैं नेगेटिव का मतलब लोन पेयर, नहीं। अगर कोई एटम है ऐसे, इसका मतलब इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही प्रोटॉन्स, न्यूट्रल है। अगर किसी पर नेगेटिव चार्ज है, इट रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है उसके ऊपर। अगर किसी पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब उस पर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है। इतना ही है बस, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आइए हम कुछ चीजों को यहां पर समझने की कोशिश करते हैं, जरा ध्यान से समझिए। अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने है CH3-, इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनानी है। आज ज्यादा लोगों को इसकी हाइब्रिडाइजेशन समझ में नहीं आती बाद में। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, आइए समझते हैं। आप बताइए, इसमें अगर अपन बात करना चाहें, कार्बन जो कि पॉलीवैलेंट एटम है, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, जो एक बॉन्ड बनाते हैं उसे मोनोवैलेंट, क्लियर, जो कि हमेशा बाहर की साइड मिलेंगे। पॉलीवैलेंट कहां मिलेंगे? बीच में, ठीक है। तो कार्बन के वैलेंस सेल में अगर अपन बात करें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते थे, आप बताओ। कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। लेकिन इस पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है जो इसका नहीं। क्लियर हो गया? आइए, अब कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3। आप बताइए, हाइड्रोजन हमेशा कैसे बॉन्ड से जुड़ेगा? सिंगल बॉन्ड से। हाइड्रोजन हमेशा एक ही तो बॉन्ड बनाएगा। तो ये आप लोगों के सामने हाइड्रोजन देखो, यहां पर बॉन्ड बना, यहां पर बॉन्ड बना, यहां पर बॉन्ड। तो ये बन गया आपके सामने लुईस डॉट स्ट्रक्चर, किसकी? CH3- की। आगे बात समझ में? तो ये देखो, अगर मैं CH3- में कार्बन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स पूछूं, तो एक बॉन्ड का मतलब 2, 2 4, 2 6, और ये जो आपके सामने है 2 8, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट कंप्लीट या इनकम्प्लीट? तो आप बोलोगे यहां पर कंप्लीट ऑक्टेट। आगे बात समझ में? और जो इस प्रकार से जो 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, जो बॉन्ड नहीं बना रहे, उनको हम क्या बोल देते हैं? लोन पेयर। तो ये आपके सामने लोन पेयर रहेगा। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो चलेगा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मेरी मर्जी होती तो मैं इसको ऐसे भी लिख देता, कोई फर्क पड़ने वाला? 2 तरीके से लिखा जाएगा। तो यहां पर जब नेगेटिव चार्ज आया तो कार्बन पर क्या बन गया है? लोन पेयर। लेकिन हमेशा नेगेटिव लोन पेयर बना, इसका कोई मतलब नहीं होता है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? आइए अब हम कुछ चीजों को यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। भाई लोगों, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। ये हमारे सामने है और कार्बन पर टिका रखा है नेगेटिव चार्ज। मैं अब आपसे जानना चाहता हूं, क्या इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इनकंप्लीट है? क्या कहानी है इस कार्बन की? तो आप सोचिए, अगर मैं इस कार्बन के बारे में बात करना चाहूं, तो कार्बन ने हाल फिलहाल कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 1 2 3। जब भी नेगेटिव चार्ज हो तो बताओ, 3 बॉन्ड के साथ कार्बन पर क्या रहता है? एक लोन, जो उसने दिखाया नहीं मुझको। इसका मतलब यहां पर कौन मौजूद है? एक लोन पेयर। अब बताओ, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2 2 4, 2 6 और 2 8। तो इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है कि इनकंप्लीट है? तो यहां पर आप बोलोगे दोस्त मेरे, कंप्लीट ऑक्टेट। आगे बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, परेशानी? तो जब भी कार्बन पर नेगेटिव चार्ज दिखाए 3 बॉन्ड के साथ, तो समझ जाना उस पर एक लोन पेयर है और ऑक्टेट क्या मिलेगा? कंप्लीट। आइए ध्यान से सुनते हैं। मान लीजिए अगर मेरे सामने ये स्ट्रक्चर दी गई है ऐसे, यूं मुझसे पूछ रहा है, बताइए किनारे वाले कार्बन के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, उसके ऑक्टेट को लेकर क्या ख्यालात? आइए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाता हूं। इस कार्बन पर आप बताइए, अगर मैं बात करना चाहूं कार्बन के वैलेंस सेल में, कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। लेकिन उस पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। इसका मतलब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो इसका खुद का नहीं है। तो उस इलेक्ट्रॉन को मैंने ऐसे दिखा दिया और क्या टिका दिया है? नेगेटिव चार्ज। आइए अब बाजू वाले कार्बन पर अगर अपन बात करें, तो बताओ बाजू वाले कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। ठीक है। इसने एक बॉन्ड किससे बनाया है? हाइड्रोजन से। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में।
इधर का एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ। तो देखो इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड बनाने में ले लिए हैं। अब बताइए 2 इलेक्ट्रॉन बच गए कि नहीं बच गए हैं? तो वो नेगेटिव चार्ज दिखा रहा है। तो आपको बाय डिफॉल्ट पता होना चाहिए कि कार्बन पर नेगेटिव का मतलब एक लोन पेयर है। अब बताइए अगर वो ऐसे दिखा देता तो फिर पूछने का मतलब ही क्या रह जाता उसका। ठीक है, तो आप बताइए राइट नाउ इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब आप कहना चाहते हो कि यहां पर है कंप्लीट ऑक्टेट। यू गॉट दैट पॉइंट? इससे का मतलब है अगर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसका ऑक्टेट क्या रहेगा? कंप्लीट रहेगा। जल्दी से नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने में भी काम आएगा। क्योंकि आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्लस नंबर ऑफ सिग्मा, और तुमको यही नहीं पता चलेगा लोन पेयर हैं कितने उस पर। जल्दी जल्दी सुलटाते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। सुलटा दिया सभी ने? देखो अब मैंने यहां पर लिखा है कार्ब एनायन। उम्मीद करता हूं आपको यह तो मालूम होगा एनायन का मतलब क्या होता है। एनायन का मतलब नेगेटिवली चार्ज, और ये लिखा हुआ है कार्ब एनायन, मतलब वो नेगेटिव चार्ज किस पर है? कार्बन। तो जब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है उसे कार्ब एनायन कहते हैं। अभी और भी बेहतरीन हो गया, यानी कि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसका ऑक्टेट क्या होगा? कंप्लीट। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। कार्ब एनायन का ऑक्टेट आपको हमेशा कंप्लीट मिलेगा, कोई एक्सेप्शन, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। आगे बढ़ सकता हूं? नेक्स्ट, अगर मान लीजिए हमारे सामने ये है CH3 प्लस, क्या है? CH3 प्लस, एंड वी हैव टू ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल CH3 प्लस। आइए मैं आपको समझाता हूं। जैसे अगर अपन बात करना चाहें, ये हमारे सामने है सोडियम, क्या है? सोडियम। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन खो दे, क्या करे? एक इलेक्ट्रॉन खो दे, तो इलेक्ट्रॉन खोने से किसी के ऊपर कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव। कोई इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, कोई इलेक्ट्रॉन खो देता है तो पॉजिटिव चार्ज। ओवरऑल हम 9th-10th में पढ़ लेते हैं या उससे भी पहले पढ़ लेते हैं। ओवरऑल एटम आपका क्या होता है? न्यूट्रल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स सेम होते हैं। क्लियर? तो किसी पर प्लस चार्ज है मतलब उसने इलेक्ट्रॉन खो दिया है, और किसी पर माइनस चार्ज है मतलब उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया है। तो यहां पर आपके सामने है CH3 प्लस, तो आपको ये तो क्लियर हो गया कि किसी ने किसी ने इलेक्ट्रॉन खो दिया है। क्लियर? आइए, और वो पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर है, क्योंकि जब हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो फिर वो बॉन्ड ही नहीं बना पाएगा। तो आइए, कार्बन के वैलेंस शेल में आप बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे? कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते थे? 4। अब पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन खो दिया, अब कितने बचे हैं? 3। तो ये लीजिए टिका दिया है मैंने कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज? पॉजिटिव। अब बताइए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1। बताइए हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1। तो देखिए ये बना
पहला बॉन्ड, ये बना दूसरा बॉन्ड और ये बना तीसरा बॉन्ड, ये आपके सामने है। अब बताइए कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? दो, तो चार, तो छह। इस मॉलिक्यूल में आपके कार्बन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, तो यहां पर इसके वैलेंस शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ऑक्टेट कंप्लीट या इनकम्प्लीट? तो ये हमारे सामने रहेगा इनकम्प्लीट, अगर अपन बात करना चाहें ऑक्टेट। तो जब भी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए इसका मतलब उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। मेनली हम किसके साथ डील करेंगे? कार्बन के साथ। आइए दोस्तों जरा ध्यान से सुनते हैं, क्लियर? जैसे अगर मान लीजिए कभी भी आप लोगों के सामने इस प्रकार से कोई स्ट्रक्चर बनकर आ गई है, ये आप लोगों के सामने स्ट्रक्चर बनकर आ गई है और मैं पूछ रहा हूं बताइए इस कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो आप बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स है? देखो, दो, दो चार, दो छह। कार्बन पर पॉजिटिव मतलब कितने बॉन्ड बना पाएगा? तीन, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा उसके पास। तो इसके वैलेंस शेल में बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसका ऑक्टेट कंप्लीट या इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट, बिल्कुल सही। मान लीजिए अगर आप लोगों के सामने ये स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है और यहां पर टिका दिया है पॉजिटिव चार्ज, तो बताइए जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कितने बॉन्ड बना सकता है? तीन, सिंपल सी बात है। तो देखो तीन बॉन्ड बनाए हुए हैं, मतलब दो, दो चार, दो छह। तो इस वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन बाकी नहीं बचा है, तो ऑक्टेट कंप्लीट है या फिर उसका इनकम्प्लीट है? तो यहां पर भी उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अब हमारे सामने वर्ड आता है कार्बोकेटाइन। क्या आता है? कार्बोकेटाइन। अब आपको समझ में आ गया होगा, केटाइन का मतलब पॉजिटिवली चार्ज, कार्बोकेटाइन का मतलब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। तो इन सभी को हम कार्बोकेटाइन से बोलते हैं इन जनरल, जहां कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो बताइए कार्बोकेटाइन के केस में आप बताइए कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा कि इनकम्प्लीट होगा? इनकम्प्लीट। तो आप लिख सकते हैं कार्बन हैविंग, कार्बन हैविंग कैसा चार्ज बताइए? कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट। विद अगर अपन बात करना चाहें इनकम्प्लीट ऑक्टेट, विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में? 6 इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलेंगे। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, ये बहुत ही काम की चीज है। जब हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तब आपको पता चलेगा। सुलटा दिए है। तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज देखते आप कंफर्म कह सकते हैं कि उसका ऑक्टेट क्या होगा? इनकम्प्लीट। उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर? आगे बढ़ सकता हूं? चलिए नेक्स्ट हमारे सामने जो है वो लुईस स्ट्रक्चर आएगी, CH3 रेडिकल, ऐसे लिखा होता है। देखो जब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन लिखा रहता है तो इसको रेडिकल या कई बार फ्री रेडिकल बोल देते हैं। अब इसकी हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनानी है। आप बताइए कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। क्लियर? बताओ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3। तो आप समझिए एक हाइड्रोजन यहां पर आ गया, एक हाइड्रोजन यहां पर आ गया, एक हाइड्रोजन यहां पर आ गया, एक बॉन्ड बन गया, दो बॉन्ड बन गए, तीन बॉन्ड बन गए और ये इलेक्ट्रॉन बच गया एज इट इज। इसको हम कहते हैं क्या? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फिर इसी को हम कई बार क्या बोल देते हैं? फ्री रेडिकल। क्या बोल देते हैं? फ्री रेडिकल। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया?
तो अगर कोई मुझसे पूछे बताओ इस कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप बताइए राइट नाउ कार्बन के वैलेंस शेल में CH3 रेडिकल में कितने हैं? दो, दो चार, दो छह और एक सात। ये भी इसी के वैलेंस शेल में है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स। बताइए ऑक्टेट कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। ऑक्टेट का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट यहां पर रहेगा। हर एटम बॉन्ड इसीलिए बनाता है ताकि ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? चलिए अब देखो कितनी चीजें आसान हो गई हैं। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने ये दिया हुआ है, बेसिक, बिल्कुल बेसिक समझो, ये हमारे सामने दिया और मुझसे पूछ रहा है बताइए कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं राइट नाउ इन दिस केस। तो आप बताइए दो, दो चार, दो छह और एक सात। टोटल कितने थे? जब कोई बॉन्ड नहीं बनाता एटॉमिक फॉर्म में कार्बन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं? 4। तो आप समझो 3 तो बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल में लिए, एक अभी बचा हुआ है। तो कार्बन के वैलेंस शेल में अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? इधर अगर मैं आपसे पूछना चाहूं तो बताइए कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है राइट नाउ? तो आप आराम से काउंट कर सकते हैं, दो, दो चार, दो छह और एक वो 7। तो इट इज हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? जल्दी से नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो कार्बन के बारे में हमने जाना। कार्बन जब 4 बॉन्ड बनाए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचता उसके वैलेंस शेल में, सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में गए। कार्बन 3 बॉन्ड बना के नेगेटिव चार्ज रखे तो लोन पेयर। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है 3 बॉन्ड के साथ, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। कार्बन पर 3 बॉन्ड के साथ एक इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है, मतलब वो अनपेयर्ड है, फ्री रेडिकल आप उसे कह सकते हैं। और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 7। तो जैसे ही तो क्वेश्चंस आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन इज हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन इज हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो बच्चे को पता ही नहीं चलता है। आइए आगे बढ़ सकते हैं। अब हम अगले एटम पर आते हैं, नाइट्रोजन। क्लियर? अगर मैं नाइट्रोजन की बात करना चाहूं तो एटॉमिक नंबर बताओ? 7। एटॉमिक मास बताओ? पक्का? मुझे एटॉमिक मास से कोई लेना देना नहीं है, एटॉमिक नंबर है 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर अपन बात करें 1s 2s 2p। क्लियर? ये हमें इतना हम जानते हैं, उम्मीद करता हूं। तो बताइए 1s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। 2s में भी मैक्सिमम कितने आते हैं? 2। टोटल कितने हो गए? 4। अभी कितने बचे हैं? और p में कितने आ सकते हैं? 6। तो ये आपके सामने बच गई है वैलेंस सेल। ये हमारे सामने है वैलेंस सेल। अब देखना बहुत सारी चीजों को आसान कर दूंगा मैं। तो नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5। सेकेंड पीरियड वालों में जब भी वैलेंस सेल में देखो ना, तो टोटल में से 2 घटा के बोल दो, क्योंकि 2 हमेशा ही किस में रहेंगे? 1s। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। वैलेंस सेल में पूछे 4, 2 घटा के बोल दो सीधा ही। क्लियर? तो ये हमारे सामने वैलेंस सेल में है। आइए अगर मैं बात करना चाहूं नाइट्रोजन को, तो मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं राइट नाउ कि नाइट्रोजन के जो वैलेंस सेल में है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर नहीं जा रहा अभी कि वो पी में कैसे हैं, एस में कैसे हैं, उससे कोई लेना देना। मैं तो बस इतना चाहता था आपको वैलेंस सेल में पता चल जाए। अब हम बहुत आसानी से बातें करेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनानी है NH3 की, और उम्मीद करता हूं आप सभी जानते हैं इसको, अमोनिया बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अमोनिया। NH3 की लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अगर मुझसे अमोनिया में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन पूछे ना, तो मैं यकीन से कह सकता हूं मेडिकल में अपीयर होने वाले 10 से 15% स्टूडेंट्स ऐसे मिलेंगे जो गलत आंसर देकर आएंगे, क्योंकि उनको सिग्मा बॉन्ड काउंट करने आते हैं, लोन पेयर काउंट नहीं करने आते हैं। तो आइए हम देखते हैं। बताइए नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। सही बात है कि नहीं है? है। बताइए कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3। तो हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा हमेशा ही। तो ये आ गया आपके सामने हाइड्रोजन एक बॉन्ड के साथ, ये आ गया आपके सामने हाइड्रोजन एक और बॉन्ड के साथ, और ये आ गया हाइड्रोजन। तो देखो एक नाइट्रोजन ने बॉन्ड फॉर्मेशन में इस्तेमाल लिया, ये इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड फॉर्मेशन में इस्तेमाल में लिया, और ये इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड फॉर्मेशन।
तो देखो कितने बॉन्ड फॉर्मेशन में इस्तेमाल में लिए, 3। तो बताओ 2 इलेक्ट्रॉन बच गए कि नहीं बच गए, तो वो आपके क्या कहलाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, लोन पेयर। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गया कि नहीं बच गया, तो इसके ऊपर बच गया है एक क्या, लोन पेयर। और दिक्कत की बात यह है वो कभी भी लोन पेयर को दिखाएगा नहीं, हमें पता होना चाहिए लोन पेयर है या नहीं है। तो ये आपके सामने लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। अब बताइए नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, अमोनिया में, अमोनिया के अंदर, ये तो एटॉमिक फॉर्म थी जब बॉन्ड नहीं बनाया, इसमें अमोनिया में कितने हैं, 2, 2 4, 2 6 और 2 8, 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी आ चुके हैं और एक लोन पेयर। तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8। ऑक्टेट कंप्लीट या इनकम्प्लीट, यानी कि जब भी नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बन जाएंगे तो एक लोन पेयर बचा रहेगा और ऑक्टेट क्या रहेगा, कंप्लीट। आइए अब आप इस तरीके से इसमें देखकर बताइए। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने कुछ इस प्रकार से दिया गया है, आप बता सकते हैं कि नाइट्रोजन पर राइट नाउ कितना लोन पेयर होगा। तो बताओ नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 और एक हाइड्रोजन के साथ 3। तो 3 बॉन्ड बनाता है तो एक क्या रहेगा, लोन। और ये लोन पेयर मुझे कभी बताएगा नहीं, मुझे मालूम होना चाहिए। क्लियर। तो बताइए नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में राइट नाउ कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। मान लीजिए कभी भी अगर मेरे सामने ऐसे आ गया ऐसे और मुझसे पूछे कि बताओ नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में राइट नाउ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बताओ नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 3। जब नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3, तो एक क्या रखता है, लोन पेयर। तो इसके वैलेंस सेल में राइट नाउ 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया। चलिए अभी आप धीरे धीरे समझेंगे। मान लीजिए आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनानी पड़ जाए NH2 माइनस। दोस्तों जो बच्चे अभी 550 प्लस स्कोर कर रहे हैं ना, वो भी ढंग से नहीं निकाल पाते, इसमें ढंग से नहीं निकाल पाते। इसके अंदर मैं पढ़ाया हूं कई सालों से, मैं जानता हूं अच्छे अच्छे बच्चों के आंसर्स गलत आते हैं। नेगेटिव का मतलब वो एक लोन पेयर मान के चले जाते हैं। आइए हम समझते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से। आप बताइए नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में न्यूट्रल एटम होता है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5। पक्का, जी हाँ। तो ये तो आपकी कहानी हो गई जब नाइट्रोजन पर कोई चार्ज नहीं था। अब नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज का मतलब प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा, दिखा दिया मैंने। अब बताओ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2। तो एक हाइड्रोजन ने यहां से बॉन्ड बना लिया होगा, ये लो। दूसरे हाइड्रोजन ने यहां से बॉन्ड बना लिया होगा, ये लो, ये दो हाइड्रोजन। अब बताइए नाइट्रोजन में वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 2 2 4 2 6 और 2 8। तो यहां पर इसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। आप बताइए कितने लोन पेयर हो गए हैं, 2। तो यहां पर ये दोनों आपके क्या हैं, लोन पेयर्स। तो गलती से पूछ लेना कौन कौन से स्पीसीज में सेंट्रल एटम पर 2 या 3 लोन पेयर है, तो हम साफ मिलते हैं। इसमें कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर है। तो जब भी नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो कितने लोन पेयर हो जाएंगे, 2। बॉन्ड घट गए, एक बार ध्यान देखो, बॉन्ड 3 से कितने हो गए और नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। तो जब बॉन्ड घट के नेगेटिव चार्ज आता है ना, तो ऑक्टेट कंप्लीट रहता है। क्या हुआ, बॉन्ड 3 से कितने हो गए लेकिन नेगेटिव चार्ज आ गया। ये आपने ध्यान नहीं दिया, ये पहले भी हुआ था जब हम कार्बन के केस में बात कर रहे थे। देखो कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4, लेकिन कितने हो गए, 3, और कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। तो जब बॉन्ड कम होकर नेगेटिव चार्ज आता है इसका मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, ये तो हमारे सामने नेगेटिव चार्ज की बात होगी। अब हमारे सामने आता है पॉजिटिव चार्ज की बात। किसकी बात आती है, पॉजिटिव चार्ज की बातें भी हम यहां पर कर लेते हैं। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने कुछ इस प्रकार से, हमारे सामने कुछ इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर दी हुई है ये, और नाइट्रोजन पर है पॉजिटिव चार्ज और पूछ रहा है कि बताइए राइट नाउ नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। ये आते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में और आप पहचान ही नहीं पाते किसका ऑक्टेट कंप्लीट और किसका इनकम्प्लीट। याद है ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी रूल, सबसे पहले RS हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट आर मोस्ट स्टेबल। तो ऑक्टेट का नहीं पता लग रहा किसका कंप्लीट किसका इनकम्प्लीट। आइए देखिए मैं बात करना चाहूं नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन विद पॉजिटिव चार्ज, ध्यान से सुनना, नाइट्रोजन विद पॉजिटिव चार्ज दो केसेस में दिखाई देगा, नाइट्रोजन विद पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में जब वो बॉन्ड नहीं बनाता है कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5। क्लियर।
अगर यहां से मैं आपको लिंक करना चाहूं कुछ इस प्रकार से, जैसे ये आपके सामने अमोनिया बन गया है, 3 बॉन्ड के साथ एक लोन पेयर अवेलेबल है, तो कई बार इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा 4 बॉन्ड के साथ। किसके साथ? 4 बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज दिखाई देगा, ऐसे ये वाला पॉजिटिव, 4 बॉन्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज। अगर 4 बॉन्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज है तो भाई सोचने की जरूरत ही, आप बताओ इसमें नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? जरा दिमाग पर जोर डालिए। यहां पर मतलब 2, यहां पर मतलब 2, यहां पर मतलब 2, यहां पर मतलब, तो अभी भी नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? डरने की जरूरत ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो यहां पर बॉन्ड कितने थे आपके? 3, कितने हो गए? 4। तो जब बॉन्ड बढ़ा के पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट क्या मिलता है? कंप्लीट। लेकिन सर मैं तो आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये हुआ कैसे। देखिए आप जानते हैं ये आपके सामने कौन था? अमोनिया। इसके ऊपर क्या होता है? एक लोन पेयर। मान लीजिए कौन आ गया है? H प्लस। बॉन्ड बनाने के लिए आप सभी जानते हैं कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। 2 तरीके से बॉन्ड बनते हैं। एक, जब दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर आ जाएं, ए और बी बॉन्ड बनाना चाहता है और दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया दोनों के बीच में। दूसरे तरीके से भी बनता है कि जो बॉन्ड बनाना चाहता है उन दोनों में से किसी एक के पास ही क्या इलेक्ट्रॉन है? दोनों, पर बी के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो भी बॉन्ड बन सकता है। उस केस में दोनों इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा। जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही शेयर करता है तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर कैसा आ जाता है? पॉजिटिव। और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर कैसा आ जाता है? नेगेटिव। इसे आप कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। कुछ याद आ रहा है कोवलेंट बॉन्ड की कैटेगरी में? तो आप समझो इसमें हाइड्रोजन पर कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, H प्लस मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन खो के आया है, तो ये बॉन्ड बनाना चाहता है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन ही कौन शेयर करेगा? नाइट्रोजन। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ही शेयर करेगा तो आप बताइए नाइट्रोजन पर तो कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। और हाइड्रोजन पर कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। पर ऑलरेडी कैसा था? पॉजिटिव। तो जब भी कोई अपना लोन पेयर देकर बॉन्ड बनाता है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका जो लोन पेयर था अब वो बॉन्ड पेयर में काउंट होने लग गया है। आप सोचिए पहले ये जो लोन पेयर था आपका, अब यही लोन पेयर किस में काउंट हो गया है? बॉन्ड के अंदर। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन वैसे काउंट कर रहे थे, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में काउंट होने लग गए हैं। तो नाइट्रोजन 4 बॉन्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज रखता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आपके सामने 3 बॉन्ड के, सॉरी 2 बॉन्ड के साथ भी दिखाई दे सकता है। जैसे कि मैंने ऊपर जो स्ट्रक्चर बनाई हुई है, जैसे कि अगर अपन बात करना चाहें, ऊपर जो मैंने है वो स्ट्रक्चर बनाई हुई है, तुम एकदम आंखें बंद करके बैठे रहते हो। यहां पर जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई हुई, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। अब इसमें सोचो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। क्लियर? अब नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज है? नाइट्रोजन के ऊपर अगर अपन बात करना चाहें कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब आप क्या समझे कि यहां से इलेक्ट्रॉन जा चुका है। क्लियर? पॉजिटिव चार्ज एक बॉन्ड बढ़ने पर आता है और एक घटने पर। पहले बॉन्ड काउंट करो, कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 2। सही बात है कि नहीं है? तो आप बताइए बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन गए? यहां से एक, एक, 2 तो बॉन्ड बनाने में गए। क्लियर? ऊपर से कैसा चार्ज है? पॉजिटिव, मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया और अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन बचे होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। इधर से काउंट करो, ये देखो अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन हटा दूं तो बताओ नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज? पॉजिटिव। कितने इलेक्ट्रॉन बच गए आप बताओ? 4। एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड बनाने के बावजूद भी एक लोन पेयर बच गया है। तो बताइए नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में राइट नाउ कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 बॉन्ड का मतलब 4 और एक लोन पेयर का मतलब 6। 6 इलेक्ट्रॉन्स। कंप्लीट ऑक्टेट या इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट अगर अपन बात करना चाहें ऑक्टेट। ये भाई साहब जनता को समझ में नहीं आता है कि नाइट्रोजन कब पॉजिटिव के साथ कंप्लीट ऑक्टेट रखता है और कब इनकम्प्लीट। अगर नाइट्रोजन पर 3 की बजाय कितने बॉन्ड बने हुए हैं? 4 और पॉजिटिव चार्ज है तो यही तो टेंशन ही नहीं है। बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3 4, 4 का मतलब तो ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, टेंशन की क्या बात है इसके अंदर। लेकिन यहां पर जब बॉन्ड कम हो जाए, 3 की बजाय कितने बॉन्ड हो गए और तब पॉजिटिव चार्ज है, तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। कार्बन पर प्लस मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट, पर नाइट्रोजन पर प्लस मतलब हमेशा इनकम्प्लीट नहीं होगा। तो इसमें अगर डाउट आ रहा है तो अपन दिमाग से पैदल, 4 बॉन्ड साफ दिखाई दे रहे हैं, तो 4 बॉन्ड का मतलब ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट। क्लियर?
किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी जल्दी से नोट डाउन करेंगे, आगे। ये थी नाइट्रोजन की कहानी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, ये नाम तो सुने ना? ऐसा तो नहीं है कि 12th हम आर्ट्स से या कॉमर्स से किए हैं और फिर नीट की तैयारी करने आ गए हैं एक मोटिवेशनल वीडियो देखकर कि चलो नीट क्रैक करते हैं। सुलटा दिए हो। स्पीड बढ़ाना भाई, देखो ये नहीं करना कि शुरुआत में एकदम प्यार से धीरे 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 चले अपन और फिर आखिरी में सुलटा दें, ये कोई मतलब नहीं होगा। नाइट्रोजन पर पॉजिटिव है तो आप कंफर्म है उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, हो भी सकता है। और 4 बॉन्ड के साथ पॉजिटिव तो ऑक्टेट, और 2 बॉन्ड के साथ पॉजिटिव तो इनकम्प्लीट। कार्बन पर नेगेटिव है, कंफर्म है ऑक्टेट कंप्लीट, यस। सेकेंड पीरियड पर नेगेटिव मतलब ऑक्टेट, सोच रहे हैं, सेकेंड पीरियड पर नेगेटिव चार्ज मतलब ऑक्टेट कंप्लीट, कोई एक्सेप्शन नहीं सेकेंड पीरियड के। आगे बढ़ सकते हैं, जल्दी से सुलटाएंगे। तो जैसे यहां पर आप बताओ नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स। और यही हमें दिक्कत देते हैं जब हम कंपेयर करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बच्चा ये नहीं कहता कि ये नहीं समझ में आया, कहता ये समझ में नहीं आता कब ऑक्टेट कंप्लीट और कब इनकम्प्लीट। ये दिक्कत है सर मेरी, जो कि दिक्कत आईओसी की होती है। सुलटा दिया है, स्पीड बढ़ाएंगे। जब किसी बॉन्ड बनाने में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम दे रहा हो तो देने वाले पर प्लस और लेने वाले पर, इसे कोवलेंट सॉरी कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। डिटेल में आपको बताया जाएगा आईओसी में, टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। पर हम ड्रॉपर हैं, एटलीस्ट हम इतना जानते हैं। सुलटा दिए हो। चलिए अब आ जाएं ऑक्सीजन पर। चलिए मैं एक बार पूछ लेता हूं, देखता हूं तुम्हारे कितने बेसिक क्लियर है। H2O में ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर है, कौन बताएगा? बोलेगा नहीं, बस हाथ उठाना है। H2O में, H2O मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन पर कितने नंबर ऑफ लोन पेयर्स हैं, कौन बताएगा? कितने जानते हैं?
2 लोन। बाकी को नहीं पता है, चलिए कोई बात नहीं, डरने की जरूरत ही नहीं है। आइए ऑक्सीजन पर आते हैं। एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16। हमें एटॉमिक मास से कोई लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। 1s, फिर क्या रहेगा 2s एंड 2p, सीधी सी बात है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8, तो 2 तो किस में गए 1s, 2 किस में गए 2s में। s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं 2, p में मैक्सिमम 6। तो अभी कितने बच गए हमारे पास बताइए। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास थे, तो 4 जा चुके हैं, कितने बच गए 4। क्लियर। तो आप बताओ वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए 6। ये आपका वैलेंस है। तो मैंने बोला था सेकेंड पीरियड में जब भी वैलेंस सेल में बताने हैं तो टोटल में से 2 घटा के बता दो, क्योंकि 2 तो हमेशा किस में चले जाएंगे 1s। ये 1 जहां लिखा है ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जहां पर लार्जेस्ट नंबर होता है वो वैलेंस सेल होता है, वही पार्टिसिपेट करेगा। तो ये आपके सामने है वैलेंस सेल। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है। चलिए तो आइए ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में आप बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 6। क्या मैंने 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में दिखा दिए। अब मैं बात कर रहा हूं H2O की। किसकी बात कर रहा हूं H2O की। तो बताओ हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बना सकता है 1, क्योंकि उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में। तो यह आया आपका हाइड्रोजन और यहां पर बॉन्ड बना लेगा। ये आया आपका हाइड्रोजन और बॉन्ड बना लेगा। ये बॉन्ड बना, ये बॉन्ड बना। तो कितने बॉन्ड बन गए हैं 2। 2 बॉन्ड बनने के बाद टोटल कितने बच गए 4। तो एक पेयर लोन पेयर ये बन गया और एक लोन पेयर ये बन गया। तो जो वाटर आपका होता है उसमें बताओ ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर बच जाते हैं 2 लोन। तो यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर अगर अपन बात करना चाहें 2 लोन पेयर्स हैं। क्या है 2 लोन पेयर्स। अगर 2 बचते हैं तो 1 लोन पेयर बन जाएगा, 4 बचते हैं तो 2 लोन पेयर बन जाएंगे। बताइए ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एक बॉन्ड का मतलब 2, एक और बॉन्ड का मतलब 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8। तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या है इसमें कंप्लीट है। समझते जाइए मेरी बात को ध्यान से। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें इस प्रकार से हमारे सामने रखा हुआ है। आप बताइए यहां पर इस ऑक्सीजन के बारे में क्या ख्याल आता है। इसके वैलेंस सेल में राइट नाउ कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो जब ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना लेता है बताओ 2 बॉन्ड, तो कितने लोन पेयर बच जाते हैं 2। तो आप बताओ वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते थे 6। तो ये 4 तो लिख दिए, एक बॉन्ड बनाने में गया, एक और भी बॉन्ड बनाने में गया। तो 2 तो किस में ले लिए इसने बॉन्ड बनाने में, और 2 क्या बच गए हैं लोन पेयर। तो बताइए वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2, 2 4, 2 6 और 2 8। एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करने वैलेंस सेल में। तो यहां पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है। बिल्कुल सही बात। ये बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें हैं दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं OH माइनस में ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर हैं। जनता साफ मिलती है इसके अंदर। जब हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो हमें पता नहीं चलता रिएक्शन करने के बाद अब इस पर लोन पेयर कितने बच गए हैं। तो बताइए नेगेटिव चार्ज का मतलब आप क्या समझते हैं। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, बस इतना ही समझते हैं। बिल्कुल सही। आइए ध्यान से सुनिए। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आप बताओ। 6 इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए। नेगेटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, ये लगा दिया। अब नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया है तो हाइड्रोजन तो कितना बॉन्ड बनाता होगा ए, तो ये देखो बन गया है। अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बच गए 6। तो पेयर में बना दो, दो दो के पेयर में। तो एक लोन पेयर ये बन गया, एक लोन पेयर ये बन गया और एक लोन पेयर ये बन गया। तो बताइए अब ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2, 2 4, 2 6 और एक बॉन्ड मतलब 8। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है। तो सेकेंड पीरियड पर नेगेटिव मतलब ऑक्टेट कंप्लीट, सोचना ही नहीं है। तो ये तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज की बातें आई। अब बात करते हैं ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज की। तो ऑक्सीजन पर भी पॉजिटिव चार्ज 2 तरीके से आता है। ऑक्सीजन विद विद पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल नाइट्रोजन की तरह 2 तरीके से दिखाई देगा दोस्त मेरे। ऑक्सीजन विद पॉजिटिव चार्ज मैं वाटर से समझाने की कोशिश करता हूं। यानी कि जब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है दोस्त तो कितने लोन पेयर रखता है 2 लोन पेयर रखता है। सही बात है कि नहीं है। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज 2 तरीके से दिखाई देगा। एक तो बॉन्ड की संख्या बढ़ा लेगा, जैसे आपके सामने आ जाएगा H3O प्लस। क्या जाएगा H3O प्लस। कितने बॉन्ड बना लिए इसने 3। इधर कितने बॉन्ड थे 2, कितने बॉन्ड बना लिए 3।
तो जब भी कोई एटम बॉन्ड बढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, बॉन्ड, इसका मतलब वो अपना लोन पेयर बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल में ले रहा है। क्लियर? तो कितना लोन पेयर बचेगा, एक। दो बॉन्ड बनाता है तो कितने रहते हैं, दो। और तीन बनाना शुरू कर दिया तो कितना, एक। एक बॉन्ड बनाने में चला गया। सर थोड़ा समझा देंगे मुझे? बिल्कुल। देखो ये आपके सामने H2O था, कितने लोन पेयर थे इसके ऊपर, दो। अब मान लीजिए कौन आया है यहां पर, H प्लस, ऐसे समझो। तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन शेयर करेगा, ऑक्सीजन। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने शेयर किया तो आप बताइए डोनर पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और एक्सेप्टर पर, तो ये तो पहले पॉजिटिव था, न्यूट्रल हो गया। एक ही तो लोन पेयर इस्तेमाल में लिया है, एक लोन पेयर तो अभी भी बचा हुआ है। तो बताइए राइट नाउ ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट या इनकम्प्लीट, कंप्लीट। 8 इलेक्ट्रॉन्स, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। इधर अगर अपन बात करना चाहें तो कई बार ऐसा होता है कि पॉजिटिव चार्ज भी आ जाता है और बॉन्ड की संख्या भी कम हो जाती है। जैसे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कंपैरिजन में। मान लीजिए आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर गिवन है, कुछ इस प्रकार से अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने स्ट्रक्चर गिवन है। आप केवल फोकस कीजिए ऑक्सीजन पर। किस पर फोकस कीजिए, ऑक्सीजन पर। और बताइए मुझे कि ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, क्या हालात हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में राइट नाउ। बताइए ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में राइट नाउ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। चलिए अपने खानदानी दिमाग को कर दीजिए, पूरे खानदान को जलीए, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में, कितने होते हैं बताओ, 6। क्लियर? दो, दो चार, 5 और एक 6। अगर इसने कितना बॉन्ड बना लिया है, एक। मान लो किसी के भी साथ बनाया है, हाइड्रोजन के साथ। अब एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, अगर इस इलेक्ट्रॉन को हटा दिया जाए तो कैसा चार्ज आ जाएगा, तो एक बॉन्ड के साथ पॉजिटिव, मतलब अभी भी दो लोन पेयर तो बचे हुए हैं, जो कि बहुत सारी जनता नहीं जानती है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में छींके दस्ते आ जाते हैं बच्चे को ऑक्टेट पहचानना और नहीं पहचानना। तो इधर देखो बॉन्ड की संख्या बढ़ा के पॉजिटिव आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बॉन्ड की संख्या कम करके पॉजिटिव आ रहा है, नाइट्रोजन पर भी तो यही था, 4 बॉन्ड के साथ पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2 बॉन्ड के साथ पॉजिटिव, तो दिक्कत ही दिक्कत है। क्लियर? तो राइट नाउ ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में बताइए कितने लोन पेयर मौजूद हैं, 2 लोन पेयर। पर फिलहाल वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन अभी भी कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। इट इज हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट और इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। एक साथ लिखते हैं, अभी ध्यान से सुनिए। जो मेन एटम है वो मेरा काम हो गया है। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, कार्बन हमारे सामने है, नाइट्रोजन हमारे सामने है, उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें ऑक्सीजन हमारे सामने। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली यही हमारे सामने है। क्लियर? इधर अगर अपन बात करना चाहें इनके बारे में, इनको इधर ले आता हूं। इधर हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स। इधर अगर अपन बात करना चाहें नंबर ऑफ लोन पेयर। ठीक है। इधर हम बात करते हैं कार्बन। अगर कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 4, तो बताओ कितने लोन पेयर होंगे। कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल कार्बन के पास कितने होते हैं, टोटल कितने होते हैं, 6। अगर वैलेंस सेल में सेकंड पेयर 2 घटा के बताओ कितने हैं। आप बताओ, 4 बॉन्ड बना लिए तो चारों तो बॉन्ड में ही चले गए, तो लोन पेयर तो होगा ही। क्या ये पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट नाइट्रोजन पर आ जाते हैं। नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 3। तो भाई दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। 2 घटा के वैलेंस सेल में बता दो, तो वैलेंस सेल में कितने हो गए हैं, कितने हो गए हैं बताओ, 5। कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 3। 1 2 3, तो एक लोन पेयर बच गया कि नहीं बच गया है, तो इसके पास क्या है, एक लोन पेयर। यही नाइट्रोजन ने अगर बॉन्ड कितने कर दिए हैं, 4, इसका मतलब ये भी बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल मिल गया, तो बॉन्ड बढ़ाएगा तो लोन पेयर 0 हो जाएगा। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें नाइट्रोजन के केस में ही, बॉन्ड कितने कर दिए हैं, 2। क्या कर दिए हैं, 2। क्लियर? चलिए इसको तो अपन अलग से डील कर चुके हैं। ऑक्सीजन पर आओ। नेक्स्ट हमारे सामने कौन है, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा तो बताओ ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। वैलेंस सेल में पूछे तो 2 घटा के बता दिया करो, तो 2 घटा के बताओ कितने बच गए हमारे पास, कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 1 और 1 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 4। मतलब 2 लोन
सही बात है कि नहीं? लेकिन अगर उसने बॉन्ड कितने बना रखे हैं बताइए, ऑक्सीजन ने 3, तो फिर बताओ लोन पेयर कितना बचेगा? 1। तो ये आपके सामने इन शॉर्ट सारी बातें आ गई हैं। कई बार बच्चा इनको रटता है, मैंने समझाया है, कितना डिफिकल्ट नहीं है चीजों को। अगर चीजों को ढंग से समझोगे तो बड़ी आसानी से आप बात कर सकते हो। चलिए जल्दी से सुलटाएंगे, आगे बढ़ूंगा। सुलटा दिया है, अगली स्लाइड पर चल सकते हैं। सुलटा दिया सभी ने। कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा तो कोई लोन पेयर नहीं रखेगा। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा तो एक लोन पेयर। आप एक बार देखो, सब ऑब्जर्व करो, जैसे जैसे बॉन्ड घट रहे हैं तो लोन पेयर, तभी तो ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा। 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड के साथ एक लोन पेयर मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। इस बात को समझो, अगर बॉन्ड बढ़ेंगे तो लोन पेयर कम हो जाएंगे, अगर बॉन्ड घटेंगे तो लोन पेयर बढ़ जाएंगे, तभी ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा। सुलटा दिया सभी ने, आगे बढ़ सकते हैं। तो मेनली हमें इन्हीं पर बात करनी थी। हेलोजन्स हमारे बहुत ज्यादा काम में आते नहीं है, नोबल गैसेज का मुझे कोई लेना देना नहीं है, यही एटम घूमते फिरते रहते हैं ऑर्गेनिक के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे सभी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, यानी कि एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। ये बहुत जबरदस्त है। एग्जामिनर इस तरीके से लिखता है कि बच्चा रिएक्शन करवा ही नहीं पाता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं लिखा हुआ क्या है। बहुत अच्छी प्रैक्टिस उसकी रिएक्शन की है, पर उसको पहचानने नहीं देगा कि मैंने लिखा हुआ क्या है। तो उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे काम आते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करना चाहें तो एक हमारे सामने आता है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये हमारे सामने रहेगा। दूसरा हमारे सामने आता है कंडेंस्ड, नाम सुना होगा आपने, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और तीसरा हमारे सामने रहता है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। क्या रहता है? बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। ये तीन बेसिक तरीके हैं किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को लिखने के लिए। ये आईओसी में भी उतना ही काम आता है, पीसी में भी उतना ही काम आता है। क्लियर? तो ये हमें आना चाहिए, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं केमिस्ट्री के। जैसे बहुत सारे बच्चों को दो बातों में डिफरेंस क्लियर नहीं होता है। देयर इज टू डिफरेंट थिंग्स। वन इज मोलिक्यूलर फॉर्मूला, वन इज मोलिक्यूलर फॉर्मूला एंड वन इज structural formula. One is molecular formula and one is structural formula. कितने लोगों को दोनों में डिफरेंस क्लियर है? वन इज मोलिकुलर फॉर्मूला एंड वन इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये दो अलग अलग चीजें हैं। हम जब ये नहीं जानेंगे तो हम आइसोमेरिज्म पर तो हाथ ही नहीं लगा पाएंगे। मोलिकुलर फॉर्मूले का मतलब क्या होता है? मोलिकुलर फॉर्मूले का मतलब होता है, आपको यह बताएगा कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर किस एलिमेंट के कितने एटम्स है। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला। जैसे अगर मैं पूछूं मीथेन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, यू विल से CH4। अब सुनना ध्यान से, मैं पूछूं कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, यू विल से CO। मैं पूछूं कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, यू विल से CO। आगे बात समझ में? मैं अगर आपसे पूछना चाहूं, मान लीजिए किसका, वाटर का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, देन यू विल से H2। सो in this case you know only that there is one atom of carbon and 4 atoms of hydrogen। कार्बन एटम के एलिमेंट के कितने एटम्स हैं? एक। हाइड्रोजन के और कार्बन का एक, ऑक्सीजन का भी, कार्बन का एक, ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के दो, ऑक्सीजन के। दिस इज मोलिकुलर फॉर्मूला। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, हम सब जानते हैं क्या है, C6H12। दिस इज मोलिकुलर फॉर्मूला। सर देन व्हाट इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला? अब बताओ, कौन बताएगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला? क्या होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला? बताओ थोड़ा सा मुझे। स्ट्रक्चर के बारे में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कुछ नहीं बताता, यही मिसकंसेप्शंस होते हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूले का मतलब है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको बताता है कनेक्टिविटी के बारे में। किसके बारे में? कनेक्टिविटी के बारे में। कनेक्टिविटी का मतलब हाउ एटम्स आर कनेक्टेड, हाउ एटम्स आर कनेक्टेड। समझना, हाउ एटम्स आर, अगर अपन बात करना चाहें कनेक्टेड, या फिर आप कह सकते हो बॉन्डिंग या लिंक्ड। लिंक्ड वर्ड ज्यादा रहेगा। हाउ एटम्स आर बॉन्डेड और लिंक्ड, ये बताता है। जैसे आपने मोलिकुलर फॉर्मूला बता दिया मीथेन का, क्या है? CH4। पर आपको कैसे पता कि कैसे 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए, कार्बन ने किसके साथ क्या बॉन्ड बना रखा है, ये आपको मोलिकुलर फॉर्मूला नहीं बताएगा। तो ये मोलिकुलर फॉर्मूला है, और ये मीथेन का क्या बना दिया है मैंने? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो ये बता रहा है कि ऑल द 4 हाइड्रोजन एटम्स आर कनेक्टेड टू द कार्बन। क्लियर? बट इट हैज नथिंग टू डू विद ज्योमेट्री, विद स्ट्रक्चर। भाई मीथेन में कार्बन sp3 होता है, टेट्राहेड्रल होती है ज्योमेट्री तो, पर मैंने तो ऐसे लिखा है। बच्चा इसी में कंफ्यूज रहता है, कैसे कैसे लिख दिया, इसमें तो 90 के बॉन्ड एंगल दिख रहे मेरे को। किसने कहा? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हैज नथिंग टू डू विद ज्योमेट्री, हैज नथिंग टू डू विद
स्ट्रक्चर कि क्या है उसकी शेप, कोई लेना देना नहीं उसका, वो तो केवल कनेक्टिविटी के बारे में बताता है। जैसे आपके सामने H2O है, तो मैं H2O को बिल्कुल साहब ऐसे लिख सकता हूं, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो मैं भी जानता हूं H2 तो वी शेप का होता है। कहता है मुझे को मतलब नहीं है शेप के बारे में, कि दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर जुड़े हुए हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर? तो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है एटम्स कितने किस एलिमेंट के बताएगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला उनकी कनेक्टिविटी के बारे में बताता है। और उसी स्ट्रक्चरल फॉर्मूले को हम तीन तरीके में लिख जाते हैं, एक कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, एक आपका कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, और एक आपकी बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन होती है। अब इसी को ही अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। बेसिक्स पर हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, वरना सुलटा दिए जाओ। आज के इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं, क्लास में कोई भी बात नहीं समझ में आए बहुत बिंदास पूछ सकते हो। क्लास में पढ़ाने का मोड अलग होता है। जब पढ़ाता हूं मैं हाई एनर्जी में पढ़ाता हूं, बहुत अग्रेसिव पढ़ाता हूं, तो तुम्हें कभी ऐसा लगे कि बाहर पूछेंगे तो इस उल्टा ही देगा हमको, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपना डाउट पूछिए, पूरी कोशिश करूंगा आपका डाउट क्लियर हो। थैंक यू।